Morning students, today we are going to start properties of determinant। कल के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। एक्चुअली हमने देखा था डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, कल भी बताया था। और डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट बताया था, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बताया था और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बताया था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाई 1 करके हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है डिटर्मिनेंट की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी संडे को एनडीए का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से पूछे गए थे और बहुत आसान था। जो आपके सिलेबस में है, एलिमेंट्स के सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, उसी से पूछा हुआ था, है ना। वो आईआईटी का ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था। और मैं अभी तो बोर्ड लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और बोर्ड लेवल और आईआईटी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज बोर्ड के टच करके ही हम टॉपिक को एक्सटेंड करके आईआईटी लेवल को पढ़ाते हैं। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम इंटरचेंज। देखो बेटा, ये कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3। अगर रो वाइज इसको अगर हम बोले a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, अगर हम इंटरचेंज कर दें, रो से कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे a1 a2 a3 ये रो था, इसको कॉलम बना लिया। b1 b2 b3 रो था, कॉलम बना लिया। c1 c2 c3 रो था, कॉलम बना लिया। डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे बेटा, इफ एनी 2 रोज of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट में साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे a1 a2 a3 कोई डिटर्मिनेंट है, b1 b2 b3 मैं यहाँ पे डेल्टा लिखूंगा, c1 c2 c3 ये डिटर्मिनेंट है ना। हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। किससे इंटरचेंज किया है, R1 को इंटरचेंज किया है R3 से। देखो जो R3 था वो R1 पे आ गया और R1 जो था वो कहाँ पे आएगा, R3 पे आ गया। इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी निगेटिव डिटर्मिनेंट की इक्वल होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 4.2 में प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आपको डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना है, और सरस मेथड भी बताया था हमने, वो मेथड भी यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज से बनाना है। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यूज आएगा ये प्रॉपर्टी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या करा बेटा, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई भी रो, 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो उसकी वैल्यू जो होती है डिटर्मिनेंट की क्या होती है, 0। जैसे मैं यहाँ पे देखो a1 a2 a3 a1 a2 a3 फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे R1 जो है किसके इक्वल है, R3 के इक्वल है ना। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 2 3 4, इसकी वैल्यू बताइए, ये डेल्टा है, तो इसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे, 0। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 कॉलम दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू, ध्यान से देखना, गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, इस यहाँ पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, यहाँ पे हमने रो में मल्टीप्लाई किया है ना। अगर इसकी डिटर्मिनेंट की अगर k से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा।
ध्यान से देखना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कोई डिटर्मिनेंट है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया R1 में क्या मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे R1 टेंडिंग टू K R1, K से मल्टीप्लाई किया है R1 में, ये ऑपरेशन कहाँ पे अप्लाई हुआ है, R1 में हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू होगी जो K से मल्टीप्लाई किया है रो फर्स्ट में, वो क्या होगी, किसके इक्वल होगी, K डेल्टा, यानी कि K टाइम्स ऑफ डेल्टा के इक्वल होगी। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट है A1 प्लस लेमडा 1, A3 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट वाले को लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, उसके बाद क्या करेंगे लेमडा 1 B1 C1। देखो यहाँ पे लेमडा 1 B1 C1, पहले तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो में A1 A2 A3 लिख लेंगे, सेकेंड रो में क्या करेंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लिखेंगे। ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्या है दोनों, अगर मैं इसको डेल्टा 1 ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, 5। एक प्रॉपर्टी और है, मैं उसको भी करा देता हूं। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे आज 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 6। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो इस स्टूडेंट को अगर बाय ऑनलाइन देखा जाए टफ लग रहा है तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, पूछें सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ इसको। सिक्स प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी है इसका। अगर कोई डिटर्मिनेंट है बेटा डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, देखिए अगर हम यहाँ पे A1 प्लस K टाइम्स C1 कर दूं, A2 प्लस K टाइम्स C2 कर दूं, A3 प्लस K टाइम्स C3 कर दूं, B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो यहाँ पे डेल्टा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, यहां पे आप फर्स्ट कॉलम को रखा था ना, देखो फर्स्ट रो को रखा था, आप सेकेंड रो को भी यहां पे रख सकते हैं, KB1 KB2 KB3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। ये बहुत कम यूज होता है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है ना, चलिए यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है उसके बारे में पहले मैं पढ़ा देता हूं। यहां पे लिखिए सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। ये आपको हमेशा यूज आएगा, बोर्ड एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए आएगा और कंपटीशन में ये सारी बातें याद रखना होता है। ठीक है ना, बिकॉज कंपटीशन में प्रूफ करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, जो बोर्ड में है वही चीज कंपटीशन में आता है, लेकिन उसको शॉर्ट ट्रिक से हमें याद रखना होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, सपोज यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, A B C है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। ओके, ये इक्वल होता है A माइनस B B माइनस C C माइनस A के इक्वल होता है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं इसको, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है भी, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में है और कुछ क्वेश्चन
आपकी एक्सरसाइज में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, है ना बेटा। और यहां पे आपको मैं ये लिख रहा हूं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्चुअली इस बार ये सीबीएसई का जो एग्जाम हो रहा है उसके सिलेबस में रिड्यूस है ना। इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आपके टाइम रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आप इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज पे 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं करना है, हमने डायरेक्ट भी सीखा है, डायरेक्ट भी बनाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें किससे करना है बेटा, प्रॉपर्टी से इसको प्रूफ करना है। ये डिटर्मिनेंट है, ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के इक्वल होगा। सुनो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 1 1 है ना, तो बहुत काम आसान है। इसलिए आसान है, आपको ये देखना होता है किसी भी कॉलम या किसी भी रो में 2 जीरो लाना होता है। क्या लाना होता है, किसी भी रो में 2 जीरो लाना है। अब 2 जीरो कहाँ पे आ सकता है, देखो अगर मैं R1 माइनस R2 करूँ तो 1 जीरो, R2 माइनस R3 करूँ तो 1 जीरो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, R1 में से आप R2 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे जीरो आएगा। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे जीरो आएगा, तो 2 जीरो आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक्स क्या है बेटा, आप ये देखो क्या सब्ट्रैक्ट करें, कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें या रो को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 0 0 मिलना चाहिए। देखो अगर 1 1 है तो बहुत आसान है, अगर 1 1 नहीं होता है तो आप 1 1 लेके आओ, तब तो 0 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 1 है, तो प्रॉपर्टी से बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा बेटा, देखो R1 टेंडिंग टू, इसका मतलब हुआ R1 में हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन, किस में अप्लाई कर रहे हैं, R1 में, R1 माइनस R2, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, और कहाँ पे लिखना है, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई डाउट है। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा b, यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1c c स्क्वायर। मैं चाहता तो एक प्रॉपर्टी और लिखता, लेकिन मैं शुरुआत में बेसिक बातें आपको बता के आगे लेके चलूंगा। 1 जीरो तो आ गया, 1 जीरो और चाहिए, तो मैं क्या करूं बेटा, अब R2 में लगा देता हूं, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1। मैं एक साथ भी कर सकता था, ये दोनों को लिख के एक साथ भी कर सकता था, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाई 1 कर रहा हूं, ठीक है ना। 1 जीरो तो हमें मिल गया, फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी लगाई, R2 में लगाई R2 माइनस R1। ध्यान से देखिए क्या होगा बेटा, ये मान लेते हैं ये डेल्टा है, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू, तो क्या आएगी बेटा, R2 माइनस R1 करो, ये तो ऐसे ही रहेगा 0, a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहां पे हमने प्रॉपर्टी लगाया, R2 में लगाया है, तो 1 माइनस 1 क्या आएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगी b माइनस सी, यहाँ पे क्या आएगी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी 1c, और यहाँ पे c स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे क्या आया बेटा a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है b माइनस सी, और यहाँ पे क्या है b प्लस सी, b माइनस सी, और नीचे हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया R3 में, तो एज इट इज लिख देंगे 1c, और यहाँ पे c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या R1 से a माइनस बी कॉमन आ सकता है, a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे a माइनस बी लिख लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 है, तो 0 से कोई भी चीज को कॉमन निकाला जा सकता है, वो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। यहाँ भी a माइनस बी है, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, कॉमन, है ना बेटा,
a माइनस बी, है ना, एंड a माइनस बी, और R2 में क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम R1 से निकाल सकते हैं, और b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, देखो, और जीरो है तो जीरो से कॉमन निकालना बहुत आसान है, तो यहाँ पे क्या निकालू, कॉमन b माइनस सी अगर कॉमन निकालू फ्रॉम R2, तो क्या बनेगा बेटा, अभी प्रॉपर्टी बताया था ना, आप मल्टीप्लाई करो, पूरे रो में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई भी अंतर नहीं होता है डिटर्मिनेंट में, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा a माइनस बी, यहाँ पे नहीं है, 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो a माइनस बी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बाहर आएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगी, a प्लस बी आएगी। अच्छा, कॉमन निकाले हो आप, लिख सकते हो, उस साइड लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आएगी, 0 1, ये बाहर आएगी तो क्या आएगी, b प्लस सी आएगी, यहाँ पे क्या आया, 1 c स्क्वायर, एज इट इज रह गया। और कॉमन क्या निकाले थे, देखो ध्यान से, कॉमन क्या निकाला था आपने, कॉमन निकाला था a माइनस बी, R1 से निकाला था, और b माइनस सी R2 से निकाला था, तो a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है। एक्चुअली इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, बात सेम ही है। अब देखो 2 0 आ गया ना, मेरा गोल ही है, देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2 0 लेके आना है, 2 0 लेके आना है, बस माइंड में ये फोकस आपको कर लेना है, माइंड में ये आपको सोच लेना है, यहाँ पे 2 रो या किसी भी कॉलम में 2 रो, या किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में 2 0, या किसी भी रो में 2 0 चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आया तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग, किस में आया 2 0, एलॉन्ग C1 में आया है, किस में आया है, C1, तो C1 को एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, C1 को, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब हम किसके अबाउट ले रहे हैं, एलॉन्ग, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1, ठीक है ना। अब C1 को लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं इधर लिख लेता हूं इसको, ध्यान से देखना, डेल्टा इक्वल टू ये क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी। अब मैं 1 को ले रहा हूं, यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस, सुनो, अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे साइन क्या होता, माइनस, 1 के पास साइन कैसा है, तो प्लस। अब निकालना कैसे सीखे हैं बेटा, a31 होगा तो माइनस 1 दी पावर क्या होगा, 3 प्लस 1, देखो, तो माइनस 1 दी पावर क्या होगा, 4, ये क्या होगा, 1, यानी कि प्लस से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस 1 लिखा है, ठीक है। तो इसके सामने का ये खत्म, जिसके अबाउट एक्सटेंड करते हैं उसके सामने का ये खत्म हो जाता है, देखो, सामने वाले रो को डिलीट कर दो, सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगी, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगी, b प्लस सी, देखो, इसके सामने को एक्सपेंड कर दिया, इसके सामने वाले पार्ट को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सामने वाला रो डिलीट और सामने वाला कॉलम डिलीट, एक्सपेंड किसके अबाउट की है, 1 के अबाउट की है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1, कोई डाउट नहीं। सुनिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे देखो ये तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना ऑलरेडी बताए हैं, तो ये क्या आएगी, b प्लस सी माइनस a प्लस बी। अब अंदर सॉल्व करो बेटा इसको, a माइनस बी, अब ये मत समझ लेना ये मॉड है, ये ब्रैकेट है, ये क्या है बेटा, ब्रैकेट है, b माइनस सी, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे b प्लस सी माइनस a माइनस बी, ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस बी विल कैंसिल आउट, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस a इक्वल टू RHS, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, है ना बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है, 1 1 है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं बिल्कुल। और ये कंपटीशन के लिए ये चीज़ याद रखना पड़ता है, बस 2 ही चीज़ फर्क है, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करके दिखाना होता है और कंपटीशन में याद होना होता है। तो कंपटीशन में याद कैसे होगा, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड के क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो तो कंपटीशन का ये समझ लो 50-60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। ऐसा नहीं है उसकी सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस है, उसकी सिलेबस बीएससी का है, नहीं, वो क्लास 11-12 के सिलेबस से ही आईआईटी एनडीए सब कुछ बनता है, ठीक है ना।